हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस 2024 का जो मेंस हुआ है उसमें जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। हम सभी को पता है कि अभी हाल ही में यूपीएससी का जो मेंस था आईएएस के लिए उसका जो है कि एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है 28 सितंबर को। तो जो पेपर हमारे पास है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में हमें चाहते हैं कि हम डिस्कस करें कि जो भी चीज़ें हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में वो सभी हम जिसमें कुछ चीज़ें जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या इनका एरिया है, ठीक है। के बाद नेचर ऑफ द क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन के नेचर कितने हैं और कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जीएस पेपर जनरल स्टडी का पेपर नंबर 2 है तो इसमें आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस देता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल किए जाते हैं तो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, यूपीएससी के कोई जो भी एस्पिरेंट होते तो सबसे पहले उनको कुछ सजेशन दिया जाता है कि आप कैसे पढ़िए, क्या पढ़िए, कहाँ से पढ़िए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कब पढ़िए, क्या पढ़िए, कैसे पढ़िए उसके लेके, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपके साथ हमें डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम सजेशन देते हैं कि NCERT हमें पढ़ना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हमें कहते हैं न्यूज़ न्यूज़ पेपर जो कि पढ़ना चाहिए। आप द हिंदू पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दोनों ही जब बेस्ट है। कुछ लोग दोनों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग एक एक को फॉलो करते हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं है। तीसरा ये होता है कि जब इसको हम पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें रिवीजन के रूप में देखना चाहिए। लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम इसको एनालिसिस करते हैं तो इन तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। इन तीनों का अपने में एक कनेक्शन होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, इससे तभी जा कर के आप चीज़ों को करना सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये सभी लोगों को पता है कि आईएएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, आपका एक यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है कि कई एग्ज़ाम करवाती है, उसमें से आईएएस एक और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसमें तीन फेसेस होते हैं जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, मेंस बोलते हैं और इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। पीटी में आपके दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर और 2 होता है जिसको हम सीसेट के नाम से करते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मेरिट नहीं जुड़ती है। मेंस में आएंगे तो 3 से 4 तरह के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले इसमें क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, इसको क्वालिफाइंग करेंगे तभी आगे के पेपर्स चेक होंगे। पहला। दूसरा इसमें ये हो जाता है आपका ऐसे ऐसे जिसको हम निबंध के रूप में देखते हैं। तीसरा हमारा जीएस पेपर जीएस पेपर होता है जो आपका आपका 1000 मार्क्स का होता है, लेकिन आप ऐसे कहेंगे तो 250 मार्क्स का होता है। ये हमें पता होना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अगर ऐसे की बात करेंगे तो आपको 250 मार्क्स होंगे, जीएस की बात करेंगे 1000 मार्क्स के होंगे, ये सभी जानते हैं। तो ये 250 मार्क्स का है और 1000 का है। लेकिन ये जीएस पेपर जीएस का 1000 है, लेकिन इसको 4 पेपर होते हैं जिसको जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। 4 के नाम से। उसके बाद आपका बच जाता है, यहाँ पे कहेंगे जियोग्राफी, सॉरी ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर आपका 500 का होता है। 500 1000 हो गया, 250 मतलब हो गया 1750 का हो गया। और उसके बाद 275 का आपका इंटरव्यू होता है इस चीज़ के। बच्चे जो टॉप करते हैं या फिर जो फेल होते हैं इनमें अंतर ये होता है कि जो टॉपर होते हैं उनका 250 में 150 प्लस होता है यहाँ पे। दूसरा जो ऑप्शनल पेपर होता है यहाँ पे 500 का जो ऑप्शनल पेपर होता है इसमें जो टॉपर्स होते हैं अब मोर देन 300 के आसपास होता है। और तीसरा जो इंटरव्यू होता है 190 प्लस में उनके मार्क्स होते हैं। तो समझ सकते हो 150 प्लस 300 प्लस 190 के हम कंसीडर करते हैं तो ये हमें आ जाता है 14 to 4 और 5 6 6 640 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाते हैं। बचे हुए 1000 में से अगर ये 1000 में से 400 भी अगर ला लेते हैं तो इनका आप कैलकुलेट कर से 1040
के आसपास मार्क्स जाता है, लोग 1000 के आसपास टॉपर के लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, ये प्रोसेस होता है इसका करने के लिए। अब आइए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जीएस पेपर 2 जो था ये 3 घंटे का होता है, सब पेपर 3 घंटे का होता है। और जनरल स्टडी का जो पेपर होता है चार एक 1000 का, हर पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। 4 पेपर होता है, एक पेपर जो कि आपका 250 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए हिंदी में ही बता देते हैं कि यहाँ निर्देश कुछ दिए गए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी ऑल क्वेश्चन आज कंपलसरी टू अटेम्प्ट इट के लिए। इसके बाद यह भी आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 क्वेश्चंस हैं ये 150 वर्ड्स में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक जो होते हैं उनको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। एक क्लियर यूपीएससी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में जो है कि आपको डिस्क्राइब्ड कर रखी है कि कैसे करना है, कितने में करना है आपका। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देख सकते हो। अब आइए 3 घंटे का होता है 250 का। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे लेकर के। यहाँ पे जो बात की गई है थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विभिन्न संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता की परीक्षण करिए। देखिए इस समय भारत में जो इलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो मतलब बातें डिबेट चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही हैं। मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ करवाने के लिए गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रहे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक आपको रामनाथ कोविंद कोविंद जो है कि कमेटी पैनल इस्टेब्लिश किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। इसके बारे में कह रहा है कि इंग्लिश में एग्जामिन नीड ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय द वेरियस कमिटी विद अ पार्टिकुलर रेफरेंस वन नेशन वन इलेक्शन। इलेक्शन के क्षेत्र में जो सुधार के लिए बहुत सी कमेटियां सजेस्ट की हैं उसके उसमें बात करना है। स्पेशली आपका फोकस होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। तो रामनाथ कोविंद पैनल की जो रिपोर्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप बातें कर सकते हैं। बहुत आसान है, ये आपका करंट अफेयर से प्योरली रिलेटेड है। प्योरली क्या 90% कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकार की व्याख्या कीजिए और उनके अंतर स्पष्ट कीजिए कि लोक अदालत क्या है और मध्यस्थता अधिकार क्या है। वे दोनों दीवानी और अधिकारी दोनों प्रकृति के मामले में विचार करते हैं, ये सब सवाल किया जाता है आपसे। इंग्लिश में है एक्सप्लेन डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। देखिए लगभग दोनों का काम एक होता है, लेकिन दीवानी और जो है कि आपराधिक मामले के लिए केवल लोक अदालत एडमिनिस्ट्रेशन केवल दीवानी के मामले में काम करती है। इसको लेके ये भी आपका 50-50 है, क्योंकि 50 जो है कि करंट अफेयर्स है, 50 स्टैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। मतलब कैबिनेट सिस्टम के ग्रोथ होने की वजह से पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहीं ना कहीं जो कि इरोड हुई है। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं यहीं पे बता देते हैं। जैसे एक जो कैबिनेट बनती है, कैबिनेट आपका पार्लियामेंट में जो 2 हाउस होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, यहीं से कुछ मेंबर्स निकल कर के आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में करते हैं। और कहा जाता है कि जो ये होते हैं इन दोनों की संख्या को अगर मिला जाए तो आपका 545 प्लस 240 के आसपास मेंबर्स होंगे। तो 587 मतलब 785 के मेंबर का केवल 15% मतलब 15% मतलब लोकसभा का 15% 200 इतने का केवल इसमें आते हैं। समझ सकते हो ये बहुत पावरफुल होते हैं। 15% ही 85% जो हमारे लेजिस्लेचर उनकी जो कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऐसे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की जो अवधारणा है कहीं ना कहीं इरोड होती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। आप इसके आर्गूमेंट दे सकते हो कि नहीं, बट ये भी चीज़ ये है कि कुछ कंडीशन में कैबिनेट कमज़ोर पड़ जाती है इन केस ऑफ द मिनॉरिटी गवर्नमेंट की बात अगर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सीएजी के बारे में, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है बल्कि उसका औचित्य सुनिश्चित करना होता भी है। कि मतलब सीएजी का हम हमेशा नाम सुनते हैं कंप्यूटर सीएजी,
कंप्ट्रोलर ऑडिट एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बहुत पावरफुल भी होती है। इसका ये कहना है केवल ये नहीं बात दिखता है इसको कि जो खर्च किया जाता है उसकी उसकी लीगलिटी पे बात किया जाए। इसका ये भी काम होता है कि जो खर्च किया जा रहा है उसको कहाँ पे किया जाए। लेकिन देखिए सीएजी के बारे में कहा जाता है कि सीएजी तब काम करती है जब आपका समय निकल गया होता है, तब जब पैसा खर्च कर लिया जाता है तब सीएजी उस चीज़ को ऑडिट करती है। ये बात सत्य है और यही को लेकर के लोग कंसर्न इशू करते हैं। लेकिन ये भी बात समझिए कि जिसको पता है कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं इसको लेकर के सीएजी कहीं न कहीं आज नहीं कल ऑडिट जरूर करेगी, तो उनके अंदर तो डर तो बना ही होता है। लेकिन फैक्ट्स मानिए कि जब खर्च हो गया है तब आप ऑडिट करेंगे तो ये आप उतना इफेक्टिव नहीं काम कर पाएंगे जितना आप उस सिचुएशन में आप काम कर सकते थे जिसमें पैसा खर्च करने से पहले सीएजी भी एक बार आपका इंस्पेक्शन या ऑडिट करे कि आप जो एक्सपेंडिचर करना चाहते हो किस हद तक कितना सही या गलत है। ये सीएजी के बारे में बहुत आसान सा सवाल था, इसको लेके। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने के लिए अस्थायी निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण अस्थायी निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में बात करने के लिए फायदे नुकसान के बारे में बात करें। ये बात कर रहा है लोकल गवर्नमेंट की या लोकल बॉडी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बाद में गुड गवर्नेंस को लेकर के लोकल लेवल पे। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम रूरल और अर्बन लोकल बॉडी को मर्ज कर दिया जाए तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। बिल्कुल आप हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बट इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं वर्कलोड बढ़ेगा और जो गांधी जी का ऑब्जेक्टिव था डिसेंट्रलाइजेशन वो कहीं ना कहीं होता है। इसलिए तो आपको एम लक्ष्मीकांत का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी का चैप्टर आराम से पढ़िए और इसका करंट अफेयर्स भी प्रिपरेशन करते रहिए। कहते हैं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो पब्लिक चैरिटेबल होते हैं लोगों को जो सहायता देते हैं उनका अगर हम बात कर रहे हैं तो कंट्री के लिए कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक, हिंदी बहुत जटिल लिखा गया है, हिंदी पे नहीं जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको अगर और भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करना रहे तो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें आपका अपना कमेंट्स होना चाहिए। निर्धन कुप्रथा एक विषाक्त चक्र का निर्माण करती है जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह चक्र को तोड़ने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इनका ये कहना है कि पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन जो एक ऐसा चक्रव्यूह है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जो है कि अफेक्ट करता है उसके। सबसे पहले हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पता होना कि अगर आप 11th क्लास में पढ़े हों कॉमर्स इकोनॉमिक्स तो उसमें आसानी की भाषा में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक चैप्टर दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दो मेजर चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, एडुकेशन और हेल्थ। अब यहाँ पे माल न्यूट्रिशंस को आप हेल्थ के रूप में कर सकते हो और पॉवर्टी को आप जो है कि इस तरह से कर सकते हो कि एडुकेशन से कर सकते हो। एडुकेशन की जगह इसने पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी तभी होगी जब आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। पैसे कब नहीं कमाएंगे? जब आपके पास स्किल लेना हो। स्किल कब नहीं होगी? जब आप एडुकेट नहीं होंगे। जब आप एडुकेट नहीं होंगे तो आप वैसे कि वैसे जीडीपी पे बोझ बने रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत। यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की असत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति रोग धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे विवेचना करना। डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक नेसेसरी पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड द कमिटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट टू बी का एब्सोल्यूट। अभी देखिए एथिक्स का भी है और आपका वैल्यू का भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ द डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या है? सिविल सर्वेंट के प्रति लोगों का विश्वास बना रहा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि पश्चिम के देश ने भारत को एक चाइना के विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि चाइना का जो टक्कर दे सकते हैं वो इंडिया, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के रूप में, उसको आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे वेस्ट फॉस्टरिंग द इंडिया द अल्टरनेटिव रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना सप्लाई चैन एंड स्ट्रेटेजी अलायंस चाइना पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। मध्य एशिया गणराज्यों की बात कर रहा है जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं उनके बारे में। वो कह रहा है कि क्या भारत के लिए सेंट्रल एशियन कंट्री जो हैं किसी भी हद तक कितना इनका बेनिफिट कर सकते हैं डिप्लोमेटिक
इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और सेंट्रल एशियन के बीच में, एशियन कंट्री के बीच में हाल ही में एक जो है कि कानून पास किया गया, जिसको कहते हैं जैसे चीटिंग वगैरह के लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों को की रोकथाम अधिनियम 2024 इंग्लिश में ये है। एम एंड ऑब्जेक्टिव द रिसेंटली पास इन फोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जैसे इसमें एक एक्ट पास किया गया जो चीटिंग वगैरह करते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये कैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिन टू भी कवर अंडर, और कैसे जो है कि यूनिवर्सिटी या स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी कैसे अपने अंतर्गत कवर करता है। निजता का अधिकार हम सभी को पता है कि जो आर्टिकल 21 दिया गया है संविधान में, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्त्री को अपने बच्चे को अपने अपने सही पिता का अगर टेस्ट करवाना हो तो आप ये बता सकते हो कि कितना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अगर सपोज करिए ये दो कपल्स हैं और मेल बोलता है पार्टनर कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और अगर मेरा बच्चा तभी मान सकता हूँ जब आप इसका डीएनए टेस्ट हमारे से मैच करवाएंगे। तो सपोज करिए ये तो स्त्री पे भी उंगली उठती है कि क्या उसका नेचर या करेक्टर के बारे में भी। देखिए दो चीज़, अगर वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा वो अलग की बात है, लेकिन क्या उसकी प्राइवेसी वायलेशन नहीं हो रहा है क्या स्त्री का? बात समझ गए? तो यह यहाँ पे आपका डीएनए टेस्टिंग और आर्टिकल 21 को लेकर के ऐड किया है केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्यों के संबंध में हाल ही में बड़े बदलाव किए, संघवाद को मजबूती करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए क्या क्या उपाय किए। कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ ऐसा स्टेप लिया है जो सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको और इनहेंस किया जाए एज ए फेडरल स्ट्रेंथन के लिए। तो उसके बारे में पता चल रहा है, उसके बारे में आपको बताना कि कौन कौन से स्टेप लिए गए हाल ही में। अगर नीति आयोग के बारे में अगर देखें तो नीति आयोग भी एक इसी के सेक्टर में काम किया है जो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन को और इन्हेंस किया है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर में कहीं न कहीं फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर रहा है कहीं न कहीं वायलेशन हुआ है। भारत में जनहित याचिका के कारण स्पष्ट करिए इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत के उच्चतम न्यायालय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभर करके आई है। मतलब PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में जो इंक्रीज हुआ है, और यह PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहीं न कहीं विश्व की सबसे पावरफुल जो है कि बॉडी के रूप में डिक्लेयर किया है। तो आपको इसमें प्रूफ करना है क्या किसे करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचन किया, अमेरिका के संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर तुलना कीजिए। हमारा जब सिलेबस आप पढ़ेंगे तो उसमें आसान भाषा में दिया गया है कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म के बारे में बात किया रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या सेक्युलरिज्म के बारे में एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 नागरिक, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि नागरिक केंद्र प्रशासन की सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता का पहुंचना बाकी है। इसके बाद वादे की प्रति की बाधा डालने वाले सरकार को की पहचान कीजिए, उन्हें दूर करने के लिए जाके कह रहे सिटीजन चार्टर बहुत महत्वपूर्ण एक जो कि एक्ट रहा है, ये इंश्योर किया है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया जाए। उसमें कह रहे कुछ फुल फ्लैग पोटेंशियल यूज नहीं किया है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो अभी बाधाएं डाल रहे हैं सिटीजन चार्टर एक्ट को कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उसकी व्यवस्था बेरोजगारी दुष्प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाव दीजिए के माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और अच्छे करें। क्रूशियल डोमेन पब्लिक हेल्थ सिस्टम इंडियन स्टेट शुड बी विटल रोल ऑफ द काउंट्री एडवर्स इम्पैक्ट मार्केटाइजेशन ऑफ सिस्टम। कह रहे हेल्थ सेक्टर पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मार्केटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आपको बात करना। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि ई गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है, डिजिटल प्रौद्योगिकी नहीं। तो ई डिजिटल की मतलब क्या, ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, जो हम इंटरनेट के माध्यम से जो सरकारी सेवाएं लेते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। तो इसमें आप मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि जो आतंकवाद है, टेररिज्म, कहीं ना कहीं विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसके बारे में इसका रोल क्या रहा है और इसका एसोसिएटेड बॉडी कौन कौन सी है उसके बारे में बात करना। तो सबसे पहले टेररिज्म लिखेंगे, फिर पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद CTC की बात करेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएटेड बॉडी की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है बट उसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन की परवाह करते हैं। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के ध्यान में देखते हुए भारत और मालदीव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, क्योंकि माले इंडिया का एक नेबर कंट्री है जो इंडियन ओशन में चलता है और इसकी कैपिटल माले है। और लास्ट पिछले 2 से ढाई साल में ये देखा जा रहा है कि इंडिया और भारत के बीच में जो उनका रिलेशन है कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है और लोगों ने वहाँ से बाइकआउट करने के लिए प्रोविज़न चलाया, एक मूवमेंट या मुहिम भी चलाई इंडिया गो आउट को लेकर के। तो इसमें बात किया है कैसे मालदीव और जो कि इंडिया एक दूसरे के भू राजनीतिक और भू रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लो में कितनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये हमारा GS पेपर 2 IS का था, उसमें डिस्कशन किए कि हमने कहाँ से। तो इसमें 90% तो नहीं कर सकते, लेकिन 70% ऐसे क्वेश्चन हैं आप तभी हैंडल कर सकते हैं जब आप न्यूज़पेपर एक या एक से ज़्यादा पढ़ते हो। तो आई वुड बी सजेस्ट यू शुड बी रीड द इंडियन एक्सप्रेस, प्लस टाइम बचता है तो द हिंदू के बारे में आप सोचिए। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।